हेलो एवरीवन, बनो आईएएस में आपका स्वागत है और स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम 46 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम प्रीलिम्स के सारे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन 1979 से 2024 तक डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ था 5 यूनिट्स में। हमने 5th यूनिट जो कि टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। साथ ही हमने 2 पार्ट एग्रीकल्चर जो कि 3rd यूनिट है उसके भी कर लिए और ये तीसरा पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेटेड हुआ था और इंट्रोड्यूस हुआ था ओल्ड वर्ल्ड में। यानी कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको नए वर्ल्ड में ग्रो करना एज ए इन द फील्ड सीखा गया था और बाद में इन्हें ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले, ऑप्शंस को देखने से पहले आपको जानना होगा कि ये न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड है क्या। चलिए जानते हैं। देखिए, जो पूरा 7 कंटिनेंट है उनको न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में क्लासिफाई किया जाता है। यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, जिनके बारे में ह्यूमंस को पहले से पता था, इनको लगभग ओल्ड वर्ल्ड में क्लासिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इनको न्यू वर्ल्ड में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ क्रॉप्स यानी कि प्लांट्स पहले यहां पर उनको ग्रो करना सीखा गया एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड देयर। कुछ ऐसे हैं जिनको पहले यहां पर ग्रो करना, फील्ड में ग्रो करना सीखा गया एग्रीकल्चर में, और फिर उनको लोगों ने यहां पर लाके इस एरिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन है। न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस जानने के बाद चलिए जानते हैं इनमें से अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। सो टोबैको, कोकोआ एंड रबर, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टोबैको, कॉटन एंड रबर। ऑप्शन सी, कॉटन, कॉफी एंड शुगर केन। एंड ऑप्शन डी, रबर, कॉफी एंड बीट। अब अगर आप हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कॉटन जो है और इस तरह की जो क्लॉथ था इंडिया का, वो बहुत ही एंशियंट टाइम से काफी फेमस था। और इंडिया जो कि ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट में है, इसमें इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉटन तो इंडिया में ऑलरेडी था, इंडिया यानी जो कि ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट है। देयरफॉर कॉटन ऐसा नहीं हो सकता जिसको हमने नए वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट करना सीखा, पहले फील्ड पे उगाना और बाद में ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। तो आप एक इंटेलिजेंट गेस इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। और कॉटन को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में भी अगर आप देखेंगे तो वीट जो है ये तो इंडिया में बहुत पहले होता था और इसके जो प्रूफ हैं इंडिया की एंशियंट साइट्स हैं उनसे भी मिलता है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हिस्ट्री का जो पीरियड है और प्री हिस्ट्री का पीरियड है जहां पर कोई और उसके पहले भी जहां पर आपको कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, वहां पर आपको हमें प्रूफ मिलते हैं कि वीट के प्रूफ वहां पर पहले भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन हुआ ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का, ये तो बहुत ही समवेयर इन मिडिवल हिस्ट्री के आसपास होगा। और जब हमें प्रूफ इस चीज के ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री के भी पहले मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि डी भी गलत ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है टोबैको, कोको एंड रबर, जो कि हो सकता है जो डोमेस्टिकेटेड हो न्यू वर्ल्ड में और बाद में इंट्रोड्यूस किया गया ओल्ड वर्ल्ड में। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन ए में के साथ जाना चाहूंगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड आर ऑफन कोटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। क्रॉप के पर्सपेक्टिव में यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका हैव ए कॉमन एग्रीकल्चर हिस्ट्री दैट ओरिजिनेटेड इन द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब नियोलिथिक को रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, मैं चाहूंगा आप ये बात कमेंट सेक्शन में लिखें और जो इसका सही जवाब देगा हम उसको थम्स अप कर देंगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो व्हाई नियोलिथिक इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो नियोलिथिक को रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं, इसकी बात आप कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड। द 3 कंटिनेंट शेयर्ड कॉमन डोमेस्टिकेटेड प्लांट मेकिंग इट इजी टू ग्रुप देम टुगेदर। ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, तो जिसमें पहले ही बताया गया है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप कौन कौन सी है? ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप व्हीट, ओट्स, लेंटिल्स एंड बार्ले, ये ओल्ड वर्ल्ड की क्रॉप है। सच क्रॉप डिड नॉट एग्जिस्ट इन अमेरिका अंटिल देयर इंट्रोडक्शन इन द 1490s। तो रिलेटिवली मेडिवल टाइम का पार्ट है ये। पोस्ट कोलंबियन न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स इंक्लूड रबर, टोबैको, सनफ्लावर, कोकोआ एंड कैशू। तो यहाँ पर कोकोआ भी मिल जाता है आपको, टोबैको भी है और रबर। तो ये तीनों क्रॉप न्यू वर्ल्ड की हैं जिनको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। सम प्लांट सच एज कॉटन, यैम एज वेल एज सम एनिमल लाइक द डॉग आर बिलीव्ड टू एग्जिस्ट इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड में कुछ प्लांट जैसे कि कॉटन एज वेल एज याम मिलते रहे। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके इस क्वेश्चन में के सही आंसर तक आ सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2019 का क्वेश्चन है ये। 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हम एलिमिनेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, तो इंडियन पेटेंट के हिसाब से ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे सीड क्रिएट किए जाते हैं दैट कैन बी पेटेंटेड। अगर आपको इंडिया की पेटेंटिंग रिजीम के बारे में पता है तो इंडिया की जो पेटेंटिंग रिजीम है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट
सीड को पेटेंट करना अलाउ नहीं करती है। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन चलिए आपको नहीं पता है, इन दैट केस आप पहला स्टेटमेंट को छोड़ के सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पे पढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल पढ़ने में ही लग रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि पेटेंट कई लोग फाइल करते हैं, एनीवन इज अलाउड टू फाइल पेटेंट, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन इंडिविजुअल। और कई बार ऐसा हो सकता है कि दो लोग पेटेंट फाइल कर दें और तब डिस्प्यूट होगा, तो वहां पर एक अपीलिंग मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए। अगर अपीलिंग मैकेनिज्म है तो ये स्टेटमेंट आपको इलॉजिकल लगेगा। और अपीलिंग मैकेनिज्म होना लॉजिकल है बिकॉज देयर विल बी डिस्प्यूट जब भी पेटेंट की बात आएगी, बिकॉज कंपीटिंग क्लेम्स तो होंगे ही होंगे, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो जो प्लांट वेराइटीज हैं इंडिया में उनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट अगर आप सोचेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको आइडिया है कि 45% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और अगर प्लांट वेराइटी को पेटेंट करना अलाउ कर दिया जाए तो इन प्लांट वेराइटीज को प्राइवेट इंडिविजुअल और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पेटेंट कर लेंगे। इन दैट केस जो इंडिया के फार्मर हैं, किसान हैं, उन्हें बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा उन सीड्स प्लांट वेराइटीज को खरीदने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट नॉट एलिजिबल मुझे लॉजिकल लग रहा है, एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू कीप दिस एज ए राइट। नाउ पहले और जो दोनों स्टेटमेंट है हमने उनको गलत कर दिया है, तो इस तरीके से आपका ए भी एलिमिनेट हो जाता है, बी भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट होता है, और आपका सी जो है जिसमें केवल 3 करेक्ट है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स चेक द आंसर। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 3J ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट है, एक्सक्लूड्स पेटेंटेबिलिटी, प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं किया, पेटेंट नहीं कर सकता। इन होल, इन पार्ट, देयर और अदर देन ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग सीड्स में नहीं कर सकते, वैराइटीज में, स्पीसीज में। एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसको एक्सप्लिसिटली बार किया गया है फॉर द प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को और प्लांट एंड वैरायटी इन होल एनी पार्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग सीड वैरायटी वगैरह में आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस भी पेटेंट नहीं हो सकते, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड जब आपने बोला कि प्लांट नहीं पेटेंट कर सकते तो आपका स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 आपका सही हो गया, 3 इज करेक्ट, राइट, बिकॉज प्लांट वैरायटी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, 2003 में से बनाया गया। तो टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट एंड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो यहाँ पर एक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज सी। तो आपका सही आंसर है सी। प्लीज know about Indian Patent Act and this act also, Geographical Indication of Goods and Registration and Protection Act 1999। और आपके स्टेट में कौन कौन से GI टैग मिले हुए हैं, प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। देयर आर मेनी वेरी गुड प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग मिला हुआ है एंड दे आर वाइडली अप्रिशिएटेड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट भी होता है इनका अच्छा खासा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। तो यहां पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक कॉस्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए क्या है, फूड ग्रेन की इकोनॉमिक कॉस्ट। इन दो के मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस, कोई अगर बोनस है और MSP है, इसके जो फार्मर को दिया, इसके अलावा इसमें क्या क्या आएगा इकोनॉमिक कॉस्ट में। अब आप सोच सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है उसका काम है फूड ग्रेन को फार्मर से परचेज करना, पेमेंट करना और उसको कलेक्ट करके अपने पास रखना। तो क्या क्या कॉस्ट हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, अगर आपको इस क्वेश्चन के फूड कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पता है फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, तो केवल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी चाहिए क्योंकि जो फूड ग्रेन है उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी। तो ये लॉजिकल लग रहा है, ये होना चाहिए, बट ओनली दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, केवल इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये पहला और दूसरा ऑप्शन ही गलत लग रहा है क्योंकि अगर उसको खरीद कर रखा गया है तो उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि लेट्स से अगर 20,000 करोड़ का ग्रीन फूड ग्रेन खरीदा फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने तो 20,000 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, तो वही हो गया। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ये भी कॉस्ट होगी और ये भी कॉस्ट होगी, दोनों ही कॉस्ट हो गई, राइट। तो नन ऑफ, अब ये भी कास्ट तो दोनों ही सही नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे ही इन दोनों को वैसे तो काट सकते हैं, बट फिर भी चलिए आगे के बढ़। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओके, दैट इज करेक्ट। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर गोडाउन, यहाँ पर हमें जो इंटरेस्टिंग
दो ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल क्या होता है, क्या नहीं हो सकता है, ये थोड़ा जानना एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इतनी डिटेल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो हम जो यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे अटेम्प्ट करेंगे, रेदर देन ये सहना कि आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कॉस्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन के बाद हमें पता होगी, बट इसके पहले हमें पता होना ऐसा लॉजिकल नहीं है। वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम अवर जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ओनली तो गलत होगा, राइट, क्योंकि सेकंड बोला हुआ है कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, ये भी है, तो दोनों में से सिर्फ ओनली क्यों होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। सी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल चार्जेस ऑफ गोडाउन। तो देखिए चार्जेस ऑफ गोडाउन तो होंगे ही, लेकिन ये भी शायद एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कवर करेगा। अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये भी बोला जाता है कि आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड करना है स्टेट को, तो सिर्फ गोडाउन की कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको फिर स्टेट गवर्नमेंट तक डिलीवर करने की भी कॉस्ट होगी। और इन दैट केस ये एक वाइडर टर्म लग रहा है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इन द अब्सेंस ऑफ कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो प्रोक्योरमेंट फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की कॉस्ट क्या है, मैं इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। ये मुझे एक ज्यादा ब्रॉड टर्म्स लग रहा है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, इंटरेस्ट, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी भी कॉस्ट कवर होंगी। तो आई विल मार्क द आंसर सी। Now let's look at the answer. So transportation is only one component of economic cost to FCI. तो जैसा कि मैंने एक लॉजिकल बेसिस पे भी आर्ग्यू किया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक वन ऑफ द कंपोनेंट है यहाँ पर FCI के, एज पर द FCI एनुअल रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जामिनर ने FCI की एनुअल रिपोर्ट से बनाया है, लेकिन मैं बिल्कुल कभी भी एनुअल रिपोर्ट को नहीं पढ़ता, और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, right? Sometimes these are, I would say, this is a little bit of difficult question and one has to attempt on the basis of logical thinking rather than hoping कि हमें एनुअल रिपोर्ट में से कहीं से नजर आ जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला है, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक कंपोनेंट है एफसीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। इट इनकर्स, स्टोरेज की कॉस्ट इनकर करता है एफसीआई, हैंडलिंग की कॉस्ट इनकर करता है, और इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इनकर करता है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। व्हाइल इंटरेस्ट कॉस्ट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है। एफसीआई आल्सो इनकर मेजर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लाइक हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सब्सटेंशियल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज। तो ये सारी कॉस्ट जो है हैंडल करने की, स्टोर करने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट भी इनकर होती है। अब देख लेते हैं इनका प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये क्या बोल रहा है। एज पर एफसीआई एनुअल रिपोर्ट आफ्टर एमएसपी इस मेजर एक्सपेंडिचर आर, क्या क्या है इसके, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, दीज रिफ्लेक्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड गोडाउन चार्जेस। गोडाउन चार्जेस आर सेपरेट फ्रॉम इंसिडेंटल एफसीआई एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग नॉर्म। तो द करेक्ट आंसर हियर इज गिवन बाय सी एंड दिस इज व्हाट एज पर द की ऑफ the examination. Next question, with reference to chemical fertilizer in India, consider the following statement। 2020 का क्वेश्चन है ये, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पहला, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इस समय पर केमिकल फर्टिलाइजर का रिटेल प्राइस जो है दैट इज मार्केट से ड्रिवन है एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब गवर्नमेंट इसको डिसाइड नहीं करती है। अब अगर आपको यूरिया के बारे में पता है, यूरिया का जो प्राइस होता है इस केस में प्राइस गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, मार्केट ड्रिवन नहीं है। इन द केस ऑफ अदर केमिकल फर्टिलाइजर द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, बट इन द केस ऑफ यूरिया आई स्पेसिफिकली नो, मुझे पता है कि यूरिया के केस में गवर्नमेंट प्राइस ही डिसाइड कर देती है कि इस प्राइस पे ये फर्टिलाइजर बिकेगा। तो और ये प्राइसेस मार्केट के डिटरमाइन नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है और साथ में जो भी कॉस्ट के अलावा जो भी लॉसेस होते हैं एक्सेट्रा, जो भी एक प्रॉफिट भी है, वो गवर्नमेंट यूरिया के मैन्युफैक्चर को सब्सिडी की तरह देती है। तो प्राइस यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड इट इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर की यूनिट में आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया, अमोनिया जिसका यूरिया बनाने में यूज होता है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। देखिए दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर के बारे में इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि जो यूरिया है उसके लिए अमोनिया का यूज होता है और अमोनिया इटसेल्फ नेचुरल गैस से बनाई जा सकती है। तो दिस इज करेक्ट। सल्फर, थर्ड स्टेटमेंट, सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो आप लोगों को पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड वैसे तो एक जो हम बात करते हैं ऑयल से, व्हीकल से पॉल्यूशन के, उसमें सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी आते हैं। तो इस तरीके से इवन विदाउट नोइंग, आपको नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि हाँ सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड, मे बी वो यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड में, इज एक्चुअली ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो ये तो सही है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया एंड बी एंड 3 आर करेक्ट। तो अवर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर बी। चलिए
अब इसका आंसर देखते हैं। 2019 गवर्नमेंट रिप्लाइड इन राज्यसभा, गवर्नमेंट ने राज्यसभा में अप्लाई किया, एज फार एज द मार्केट लिंकिंग यूरिया प्राइस इज कंसर्न द एमआरपी ऑफ यूरिया इज स्टैट्यूटरी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो एमआरपी गवर्नमेंट फिक्स करती है, मार्केट में फ्रीली डिटरमाइन नहीं होता है। द गवर्नमेंट पेज ए सब्सिडी टू फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर, राइट, दिस इज एन इनडायरेक्ट सब्सिडी टू द फार्मर पेड टू द मैन्युफैक्चरर। तो जो बनाने वाला है, यूरिया बनाने वाला, उसको ये सब्सिडी मिलती है, ना कि फार्मर को। इनडायरेक्टली फार्मर को मिलती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को मिलती है। टू अलाउ फार्मर टू बाई फर्टिलाइजर एट बिलो मार्केट प्राइस, तो बिलो मार्केट रेट में फार्मर खरीदते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय फार्मर इज द सब्सिडी पोर्शन बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो एमआरपी यानी कॉस्ट माइनस एमआरपी जो अमाउंट है, ये सब्सिडी होती है यूरिया के केस में। तो कॉस्ट ज्यादा होगी, यहाँ पे एमआरपी कम दिया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चर है उनको एक लॉस होता है, और वो गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में पे कर देती है। Whereas MRP of phosphatic and potassic fertilizer, the manufacturer marketer are allowed to fix the MRP at reasonable rate। तो बाकी जो फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर हैं, इन दोनों के केस में एमआरपी जो है वो मार्केट के हिसाब से फिक्स होते हैं। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट फुली करेक्ट एंड द वन इज रॉन्ग, वो हमने मार्क कर दिया था। सिर्फ यूरिया का नॉलेज होता तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। नंबर 2 इज राइट एज पर एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि था वहां पर कि यूरिया का जो इनपुट है अमोनिया, वो नेचुरल गैस से बनता है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड, Indian Bureau of Mine booklet, the sulfur is obtained as per byproduct from oil refinery. Most of sulfur is converted to sulfuric acid, which is used in the manufacturing of phosphatic fertilizer. So number 3 should be correct, और आपका सही आंसर है बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इकोनॉमी और साइंस को मिला के थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया गया है, एंड इसलिए आपको अपना दिमाग खुला रखना है और सारा जो नॉलेज है उसको यूज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कम कीमत में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूपीएससी कोचिंग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा इस वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस, इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं, ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स, साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग, जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है, जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन। तो पल्स के प्रोडक्शन की बात हो रही है इंडिया में। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2020 का क्वेश्चन है। ब्लैक ग्राम उड़द कैन बी कल्टीवेटेड, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, ये जो दाल है हम कंज्यूम करते हैं, कल्टीवेटेड एज वेल एज बोथ इन खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो ये खरीफ और रबी दोनों में कल्टीवेट होती है। ओके, ग्रीन ग्राम मूंग अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। अब मैं ये बोलूंगा कि देयर आर बहुत सारी तरीके की दालें। अब ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ प्रोडक्शन, तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया अलोन, थोड़ा सा ये माइंडली थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पर, तो इसमें एक गेस लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्ली गलत होगा। दूसरा, देयर आर बहुत सारी तरीके की दालें, तो ग्रीन ग्राम हाफ थोड़ा सा मुझे एक्सेसिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एग्जैगरेशन है, एग्जामिनर ने किया है ताकि इनकरेक्ट ऑप्शन बनाया जाए, तो सेकंड को मैं काट दूंगा। तो इसके बाद इफ यू एलिमिनेट दिस, I will B will be eliminated, D will be removed and the second will also be eliminated। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही बचेगा। फिर भी एक बार just to be safe, let's read option 3। In the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। Now ये क्वेश्चन अगर एक डिकेड के बारे में हो सकता तो प्रॉब्ली सच माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर 3 डिकेड की बात हो रही है, राइट। तो जब 3 डिकेड की बात हो रही है, इतने 3 डिकेड में इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे, राइट। इसमें प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट के लिए इरिगेशन बढ़ा होगा, साथ में फर्टिलाइजर का कंजम्पशन एक्सेट्रा सब कुछ बढ़ा होगा, राइट। तो अगर 3 डिकेड इस जो है बहुत लंबा टाइम है और उसमें गवर्नमेंट स्टेप्स लेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, तो प्रोडक्शन जो है
ऐसा क्यों होगा कि मतलब खरीफ का बढ़ रहा है जबकि पल्स रबी की पल्स का कम हो रहा है? तो ये वैसे भी एक थोड़ा सा लग रहा है कि एक ऑप्शन क्रिएट किया गया है एंड थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है, बिकॉज 3 डिकेड लंबा टाइम है। अगर इसमें बढ़ना है प्रोडक्शन इंडिया का तो प्रोडक्टिविटी गेन्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी की वजह से दोनों ही सीजन में बढ़ा होगा। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक में कम होगा दूसरे में बढ़ेगा, राइट? तो आई वुड एक्सपेक्ट कि प्रोडक्शन इज गॉन अप इन बोथ प्रोडक्ट्स, तो दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ गोइंग टू बी रॉन्ग। तो इस तरीके से देन आई एम नाउ इसको पढ़ने के बाद मैं और भी कंफर्टेबल हूं कि थर्ड भी गलत ही ऑप्शन था। तो अगर हम सिर्फ थर्ड को भी एलिमिनेट करते तो भी हमारा सिर्फ आंसर ए ही बनता। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। डिफरेंस इन द रबी। तो हमने जैसा कि स्टेटमेंट देखा, हमें पिछले क्वेश्चन में रबी उड़द रबी की है खरीफ की क्रॉप है इसमें नहीं भी पता, तो भी हमने एक सही आंसर पर पहुंचने की कोशिश की। अब इंडिया के जो ग्रोइंग सीजन है आप सब लोग जानते हैं 3 सीजन है, रबी, खरीफ एंड जैद। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो रबी का सीजन है यहाँ पे सोइंग होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, खरीफ होती है जुलाई जब मानसून आता है उस टाइम पर, राइट? तो ऐसे आप इसको यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड जैद इज योर मार्च टू मई। तो 3 सीजन हो गए। इसके बाद हार्वेस्टिंग कब होती है? रबी में अप्रैल टू जून, जैसा कि हम सब जानते हैं। खरीफ में सितंबर टू अक्टूबर एंड जैद में समर मंथ में उसी समय पर होती है। रबी में वाटर सप्लाई कहां से मिलती है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से और इरिगेशन से भी मिलती है। इसके अलावा खरीफ में प्राइमरी ये मानसून पे डिपेंडेंट होती है, और जैद में अगर इरिगेशन है तभी ये होगी, नहीं तो बहुत जगह पर तो ये बहुत ही कम होती है। क्रॉप्स कौन कौन सी होती है इसमें देख लेते हैं। रबी में वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है। ये 5 क्रॉप है। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन में था उड़द, वो यहाँ पर भी होती है। तो दीज आर द मेन क्रॉप, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, राइट? तो दीज आर। खरीफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मूंग है, उड़द है यहाँ पर, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है एंड सोयाबीन है। तो ये 11 क्रॉप्स यहाँ पर दी गई हैं। और लास्ट में जैद अगर देखें तो वहां पे वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल है, फॉडर है, क्रॉप्स है और शुगर केन है जो पूरे साल में ग्रो होती है। ऑल्सो प्लेसेस देख लेते हैं। ऑल्दो इट इज अक्रॉस द कंट्री नाउ, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा दिया गया है और यहाँ पर सारे स्टेट दिए गए हैं, बट दे आर मोर और लेस प्रैक्टिस इन एवरीवेयर। लेकिन इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तीनों सीजन में चावल उगाया जाता है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। और इसको कहा जाता है अमन, आस एंड बोरो। ये किस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द सीजन इन इंडिया, लेट्स मूव टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ब्लैक ग्राम इज ए वार्म वेदर क्रॉप, ठीक है? तो ये वार्म वेदर की क्रॉप है एंड कम्स अप इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ 600 to 1000 मिलीमीटर। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन सीरियल पल्स क्रॉपिंग सिस्टम प्राइमरली टू कंजर्व सॉइल न्यूट्रिएंट। तो पल्सेस आपको पता है इसमें जो लेगुमिनस क्रॉप हैं दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन की क्वांटिटी सॉइल में बढ़ाते हैं और इससे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है इसलिए किया जाता है। तो दैट इज योर सॉइल न्यूट्रिएंट। यूटिलाइज द लेफ्ट ओवर सॉइल मॉइस्चर पर्टिकुलरली आफ्टर राइस कल्टिवेशन। तो राइस कल्टिवेशन के बाद किया जाता है इसको। हेंस ऑल्दो इट कैन बी ग्रोन इन ऑल सीजन, द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक ग्राम फॉल्स इन आइदर इन रबी और लेट रबी सीजन, पर्टिकुलरली इन पेनिनसुलर इंडिया, ऑल्दो इट कैन बी ग्रोन इन ऑल सीजन। तो यहाँ पर आपको दिया गया दोनों ही सीजन में होती है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ग्रीन ग्राम इज ग्रोन इन नियरली 8% ऑफ द एरिया। तो ग्रीन ग्राम जो है वो 8% में ही होती है, वहां पर 50% दे दिया गया था। बाकी भी देख टोटल पल्स। इंडियाज पल्स प्रोडक्शन इज ड्रिवन बाय chickpeas and pigeon peas and the contribution of chickpeas in total production is around 48%। तो यहाँ पर एक जो आंसर है वो 58% chickpeas की बात हो रही है, followed by pigeon peas at 17%, other pulses मूंग 9%, उड़द 11% and other etc. So A is your correct answer. Let's move to the next question. In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? 2020 का क्वेश्चन है, तो इनमें से किसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, राइट? यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कई विच कैन बी यूज्ड और यूजफुल फॉर मल्टीपल ईयर इज इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हम उसे ही इन्वेस्टमेंट बोलेंगे जैसे हम बार बार कई सालों तक कम से कम उसको यूज करते हैं। दूसरा पब्लिक, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा हो, तो हमें समझ में। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप। अब जो एमएसपी है वो एक्सपेंडिचर तो है, बट क्या ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कई साल तक यूज होता है? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर एक फार्मर को एमएसपी मिला तो उसको इस साल ही मिला एंड दैट इज डन, राइट? तो इट इज एक्सपेंडिचर, बट ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दिस इज एक्सपेंडिचर सॉर्ट ऑफ इन अ सेंस इट इज वंस एक्सपेंडेड इट इज नॉट यूजफुल नेक्स्ट ईयर। तो उसका अगले साल कोई यूज नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट तो गलत है, राइट? तो हम एलिमिनेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, उनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं लोन्स एक्सेट्रा टू फार्मर्स। तो अगर उनको कंप्यूटराइजेशन होगा, एक बार हो गया तो कई साल तक यूज होगा, जैसा मैंने बोलता यूजफुल फॉर मल्टीपल ईयर्स। और इसको करेगी कौन? गवर्नमेंट कर रही है। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी इज ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कई साल तक काम आएगा। सही। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। तो चलिए सोशल कैपिटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसका ऑल्दो थोड़ा सा
अम्बिग्यूअस टाइप का टर्म है, बट फिर भी अगर सोशल कैपिटल की बात हो रही है तो सोसाइटी एक बार जो कैपिटल डेवलप हो गई तो कई सालों तक यूज होगी, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये होगा। फिर अगर आप फिर भी श्योर नहीं है, चलिए इसको 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और इस ऑप्शन को बिना इनकॉर्पोरेट किए हुए आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ फार्मर। देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई तो वो तो फार्मर एक ही सीजन में यूज कर लेगा, अगले साल तो उसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़िए, ये खर्चा है, राइट, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो फोर्थ इज रॉन्ग। फिफ्थ, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम। अब जो एग्रीकल्चर सिस्टम का लोन को वेव करना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, बट इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एक बार कर दिया, जिसने लिया था उसको मिल गया। इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। तो देयरफॉर द फिफ्थ इज आल्सो रॉन्ग। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे। लेट्स सी ऑल द ऑप्शन जिसमें फर्स्ट एंड सिक्स भी बड़े। सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। तो कोल्ड स्टोरेज अगर एक बार सेट हो जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कई साल तक यूज किया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा। तो पब्लिक यूजफुल फॉर मल्टीपल ईयर, तो इन्वेस्टमेंट भी है और गवर्नमेंट करी तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी सही है। अब हम ऐसे ऑप्शन देखेंगे जिसमें जो हमें श्योर है, जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले को हम इसमें फर्स्ट है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों है तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर 2, 3, 6 आता है। 3 अगर आपको श्योर नहीं लग रहा था तो यही ऑप्शन बचता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, राइट। So this way we have reached to conclusion that C is the option we would like to go with. तो C मार्क करेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। Public investment is the investment made by government in sector and asset that are expected to provide facility to general public। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। Statement 1 is not correct। Fixing the MSP for agriculture। तो अगर MSP फिक्स किया जाता है, all crop does not add to national capital, स्टॉक को ऐड नहीं करता और हायर प्रोडक्टिविटी को ऐड नहीं कर सकता। तो आप प्रोडक्टिविटी को भी सोच के डिसीजन ले सकते हैं, बट मैंने इन्वेस्टमेंट बोला था जो ईयर आफ्टर ईयर यूज किया उसका। स्टेटमेंट 1 and 6 आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विल एनहांस प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर विल बी इजी एंड टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट, व्हिच इज करेक्ट। अगर टाइम पर क्रेडिट मिलेगी तो फार्मर मशीनरी वगैरह में इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसका प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूव होगा। इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। सिमिलर विल बी द इंपैक्ट ऑफ सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। कोल्ड स्टोरेज है तो फार्मर को उसको ईयर आफ्टर ईयर उसको यूज करके और कम कीमत पर अपने प्रोड्यूस को डंप नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि फार्मर पूरी क्रॉप को बेचने के बाद 500 रुपए भी नहीं मिलते, तो वैसा नहीं होगा। इट विल बी यूजफुल। तो फर्स्ट में 6 करेक्ट। स्टेटमेंट 3, बिल्डिंग सोशल कैपिटल फॉर स्मॉल होल्डर कैन आल्सो पॉजिटिवली इंपैक्ट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज यूज ऑफ इंप्रूव सीड एक्सेट्रा। तो ये भी आपको बेनिफिट फार्मर को मिलेंगे। स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट। फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर हैव अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन द स्टेट रिजल्टेड इन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलेगी तो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर तो होगा। इंकरेजमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मोर पंप सेट एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, इसका हार्मफुल एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है, जो पानी का लेवल है वो कम होगा। स्टेटमेंट 5 इज नॉट करेक्ट। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन इज नॉट इन्वेस्टमेंट एज इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो ये बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को भी इंपैक्ट कराता है और एक मोरल हजार्ड भी क्रिएट करता है, क्योंकि बार बार लोग लोन लेते हैं फिर वापस नहीं करते हैं इस उम्मीद में कि लोन वेवर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमने देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड, राइट। तो पल्स ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड हो उनसे बहुत केयरफुल रहिएगा, बिकॉज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीस आर रॉन्ग। तो उन्होंने बोला कि पहले तो यहाँ पे बोल दिया ऑल सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड, सब कुछ ही ले लिया। दूसरा अनलिमिटेड बोल दिया और फिर एनी स्टेट बोल दिया कि हर स्टेट में अनलिमिटेड है। तो ये अगर आपको पता है एमएसपी के बारे में तो भी सही है, नहीं भी पता है तो भी इसको आप गलत मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल 3 एक्सट्रीम, ऑल सीरियल, अनलिमिटेड, एनी स्टेट, दिस हैज टू बी रॉन्ग, गलत तो होना ही है इसको। सेकंड, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो ये बोल रहा है कि सीरियल पल्स के केस में एमएसपी उस लेवल पे फिक्स किया जाता है जिस लेवल तक मार्केट के प्राइस नहीं जाएंगे। अब एमएसपी क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कोई प्राइस अगर मिनिमम है तो वो फ्लोर की तरह काम करेगा। ये फ्लोर है और मार्केट के जो प्राइस है वो इसके ऊपर ही डेविएट करेंगे, राइट, क्योंकि इसको टच नहीं कर सकते बिकॉज ये फ्लोर है। एमएसपी इज ए फ्लोर ऑफ प्राइस, नॉट द सीलिंग, राइट। तो फ्लोर सेट करता है एमएसपी कि ये तो मार्केट प्राइस जो है इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एमएसपी तो सबको गारंटेड ही है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉट 2। समझ गए आप? चलिए आगे इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सक्सेसिव इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइटेड दैट गवर्नमेंट ओपन प्रोक्योरमेंट लिमिटेड टू व्हीट एंड राइस। तो गवर्नमेंट का जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, जहां पर वो कितना भी खरीदते हैं, ये व्हीट ऑन राइस तक लिमिटेड है। इवन आफ्टर पीएम आशा रिफॉर्म प्रोक्योरमेंट इज नॉट डन फॉर ऑल द सीरियल फॉर व्हिच एमएसपी इज अनाउंस्ड। तो सारी क्रॉप के लिए नहीं होता है, सो 1 इज रॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, मार्केट फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में क्रिएट ए सिनेरियो वेयर मार्केट प्राइस ऑफ सीरियल में राइज हायर देन एमएसपी। ऑफ कोर्स हायर देन एमएसपी तो होना ही चाहिए बिकॉज दैट एक्सेस फ्लोर। मार्केट प्लेयर आर नॉट टेकली बाउंड टू कीप देयर प्राइस लोअर और हायर देन एमएसपी। हाउएवर जब भी
जो मार्केट प्राइस है एमएसपी के पास पहुंचेगा, फार्मर कैन ऑलवेज गो टू सेल टू गवर्नमेंट, तो फार्मर गवर्नमेंट को बेच देगा, तो वो सॉर्ट ऑफ एक्ट टू द फ्लोर काम करेगा। तो सो नंबर 2 इज रॉन्ग, राइट। जहां पर एमएसपी इफेक्टिव है वहां पर तो एमएसपी फ्लोर की तरह ही काम करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी था, जो कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है ये, चलिए इसको पढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात हो रही है, यानी कम समय के लोन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। लघु समय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्ज की यहाँ पर बात हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू, ज्यादा क्रेडिट देते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। कंपैरिजन टू, इन दोनों के कंपैरिजन में डीसीसीबी ज्यादा क्रेडिट देते हैं। अब आपको पता होगा कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कमर्शियल बैंक और बहुत बड़ा साइज है इनका कंपेयर टू योर कोऑपरेटिव बैंक। द साइज ऑफ द असेट्स, ऑल्दो बैंक्स बहुत सारे होते हैं कोऑपरेटिव, लेकिन जो साइज है कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा है। इसमें बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इसमें बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो इवन इफ आपको इसका प्रिसाइज आइडिया नहीं है, और वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कौन ज्यादा देता है कौन कम देता है आप इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं। बट गिवन दैट कमर्शियल बैंक इंक्लूड पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट बैंक, राइट। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। फिर रीजनल रूरल बैंक ये तो सेटअप ही किए गए थे क्रेडिट देने के लिए, तो इस हिसाब से मैं बोलूँ क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत बड़े बड़े साइज के बैंक हैं, ये स्टेटमेंट मैं गलत मार्क करना चाहूंगा, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे मुझे प्रिसाइज आइडिया नहीं है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी में कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, बट लॉजिकल लग रहा है बिकॉज कमर्शियल बैंक तो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं। तो ये सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसी इज टू प्रोवाइड फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो अगर आपको इंडिया के कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर पता है, तो यहाँ पर आपका होता है पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, राइट। उसके नीचे डीसीसीबी होता है जो यहाँ पर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके नीचे आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, राइट। तो जो पीएसईएस है वो लोन देता है, राइट, तो फार्मर्स को भी लोन देते हैं। डीसीसीबी जो है वो इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है पीएसईएस को, और एससीबी जो है वो डीसीसीबी को प्रोवाइड करता है, राइट। और स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक होता है उसको इंटर्न नाबार्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपका सही आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। चलिए अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। So statement 1 is not correct. According to report of RBI in 2016-17, the scheduled commercial bank contributed major share 78-80%. तो scheduled commercial bank, मैंने आपको बोला था कि commercial bank, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर आर ह्यूज इन साइज, ये आइडिया आपको वैसे भी है और मुझे भी है। तो 70-80% तो यही देते हैं इन एग्रीकल्चर एंड लाइट क्रेडिट। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सटेंडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पर प्ले कर रहे हैं एंड क्रेडिट एंड द शेयर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इंस्टीट्यूशंस पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट 15 to 16%। तो काफी छोटा है कंपेयर टू लुक एट दिस 78-80%। आरआरबी कंट्रीब्यूट रिमेनिंग 5%। तो आरआरबी 5% है, आप इसको एक जनरल आइडिया रख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये अभी भी ज्यादा चेंज होगा, मोर लेस सेम होगा। तो कमर्शियल बैंक का शेयर और भी बढ़ गया होगा। स्टेटमेंट 2 के बारे में बढ़ते हैं। द रोल ऑफ डीसीसीबी इज टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड टू इन द डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्राइमरी सोसाइटी है उनको देना। वन ऑफ दिस सोसाइटी इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, हेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स का, इसको आप पढ़ सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट, सो दैट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आपको गलती ना हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कोई कॉन्सेप्ट है, उनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन इस कॉन्सेप्ट को सही डिस्क्राइब करता है, बेस्ट डिस्क्राइब्स, राइट। तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या है, बट मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और मैं एक जनरल और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू इसके आंसर को अराइव करने की कोशिश करूंगा। रीसेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share their produce। अब ये large number of people को settle करना, large cultivable land ठीक लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो रीसेटलमेंट की बात है, uprooted from their own countries है और वॉर है, ये इस टर्म से हमें कहीं भी सही नहीं लग रहा है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ऐसा लग रहा है कि हाँ फार्मर स्मॉल है बट उनकी फील्ड लार्ज है, बट उसमें वॉर और ये सब थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लॉजिकल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक्सेसिव ही लग रहा है। तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को गलत मार्क करना चाहूंगा। ऑप्शन बी, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप। तो कई मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, उनको अपने आप को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज और हार्मोनाइज करते हैं अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन को। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये लग रहा है ये इसका आंसर हो सकता है, बट फिर भी जस्ट फॉर अवर सेटिस्फैक्शन वी शुड रीड अदर ऑप्शन ऑल्सो, राइट।
तो मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर ए फिक्स टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स ए पेमेंट टू द ग्रिड। तो यहाँ पर नाम से स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, यहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ये कॉर्पोरेट वगैरह आ गया और फिक्स टर्म के लिए कुछ एग्रीड अमाउंट, तो ये कुछ और ही लग रहा है, ये तो लीजिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक फिक्स टाइम के लिए उन्होंने अपना लैंड लीज कर दिया कि ये लीजिए कॉर्पोरेट, आप इसको एक फिक्स पेमेंट के लिए हम आपको देते हैं, आपको जो करना है दीजिए, उसका पेमेंट पे। तो ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड से ज्यादा मुझे प्रॉब्ली ये सॉर्ट ऑफ लीजिंग ऑफ द लैंड लग रहा है, जहाँ पे कॉर्पोरेट खुद कल्टिवेशन कर रहा है। तो ये भी मैं सही नहीं मानूंगा, इसको भी मैं सॉर्ट ऑफ क्रॉस करना चाहूंगा। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। एक कंपनी एक्सटेंड लोन्स टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट टू ए नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर। तो एक कंपनी है जो लोन दे देती है, टेक्निकल नॉलेज दे देती है, मटेरियल दे देती है, तीनों दे देती है इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी, एक एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं रिक्वायर्ड बाय द कंपनी राइट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल ऑपरेशन। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और इसको एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो इस तरीके से हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा डी एलिमिनेट होगा, ए तो हमारा बहुत ही स्ट्रांगली हमें लग रहा था कि गलत है, और सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं फिर भी एक लॉजिकल गैस लेना है, तो मेरा मानना है कि हम सभी लोग बी की तरफ ज्यादा टिल्ट होंगे और बी को मार्क करेंगे। ये ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे कॉर्पोरेट वगैरह थोड़ा सक्सेसफुल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में 50-50% आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं बी की तरफ टिल्ट दूंगा और आप लोग भी शायद बी की तरफ ही टिल्ट होंगे, उसको ही मार्क करेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। The concept of small farmer large field, the small farmer large field concept refer to idea where many marginal farmer in a particular area। तो कई marginal farmer जो हैं, marginal farmer की बात हो रही है यहाँ पे, एक एरिया में come together organize themselves into group में जाते हैं। These group work collectively to synchronize and harmonize selected agriculture operation। तो ये साथ में काम करते हैं, synchronize organize कर लेते हैं, साथ में करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इन दिस अप्रोच इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली वर्किंग ऑन देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड दीज फार्मर पूल देयर रिसोर्स। तो अपने रिसोर्स को पूल कर लिया, नॉलेज को भी पूल कर लिया, एफर्ट को भी, टू कल्टिवेट लार्ज फील्ड कलेक्टिवली। तो साथ में मिलकर एक लार्ज फील्ड का कल्टिवेशन हो जाता है। बाय डूइंग सो दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमी ऑफ स्केल में कॉस्ट कम हो जाती है, इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक आइडिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट? बिकॉज इंडिया में 86% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की फील्ड का साइज क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। दिस कॉन्सेप्ट अलाउज स्मॉल फार्मर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड कोलैबोरेट टू ऑप्टिमाइज देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि 86% स्मॉल मार्जिनल है, वो जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम किया जा सकता है, उससे की जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। इट कैन इंप्रूव शेयरिंग इक्विपमेंट, शेयरिंग लेबर, कलेक्टिवली मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। तो ये सारे फायदे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट था। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फिर भी एक लॉजिकल रीजनिंग को यूज करके मैं बी और सी के बीच में बहुत क्लोज कर गया, उसके बाद चांसेस हो सकते थे, बट मैं बी के फेवर में टिल्ट हुआ और इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर सही निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 का ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एमएसपी फॉर नाइगर गुएजोटिया अबसिनिका सीड्स। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने जब एमएसपी के बारे में पढ़ा था तो एक्चुअली मैंने आपको ये वहां पर बताया था, तो यस इट इज करेक्ट, एमएसपी अनाउंस करती है। नाइगर सीड कल्टीवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। तो रबी और खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं उनके बारे में ये आपका जानना जरूरी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं वहां पे आ रहे हैं। तो नाइजर इज इंडीड कल्टीवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप, तो ये नाइजर है। सम ट्राइबल पीपल इंडिया यूज नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो जो नाइगर सीड ऑयल है उसका इंडीड कई जो ट्राइबल्स हैं उसको कुकिंग में यूज करते हैं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और इसके बहुत कुछ फायदे भी होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? मेरे हिसाब से ये तीनों ही करेक्ट हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एमएसपी ऑफ ₹6,930, एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑफ 235 फॉर नाइजर सीड फॉर 21-22। तो पुराना प्राइस है बट अनाउंस करती है गवर्नमेंट। नाइजर ए माइनर ऑयल सीड क्रॉप इज प्राइमरली कल्टिवेटेड रेन फेड एरिया में होती है, तो हमें एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है रेन फेड एरिया में। द सीड ऑफ नाइगर यूटिलाइज एज ए फूड सोर्स फॉर फूड की सोर्स ह्यूमन के लिए, विद ऑयल कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 37 to 47 पर इतना ऑयल है, तो ऑयल तो एक्सट्रैक्शन हो गई। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड हैज ए पेल येलो कलर इन नटी फ्लेवर एंड ए प्लेजेंट अरोमा। द ऑयल फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस डोमेन। कहाँ यूज होता है ये? कलनरी पर्पस, anointing the body, मैन्युफैक्चरिंग पेंट में भी यूज हो रहा है और सॉफ्ट सोप्स में भी यूज हो रहा है, इसमें लाइटिंग एंड लुब्रिकेशन। स्टेटमेंट 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। नाइगर एंड आल्सो नोन एज गुएजोटिया अबसिनिका इज प्राइमरली कल्टीवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। तो ज्यादातर ये खरीफ में ही होती है, मानसून सीजन को बोलते हैं, जहां पर जून से अक्टूबर के बीच में इसकी सोइंग होती है।
Statement 3, the tribal community incorporate Niger seed oil into their cooking, utilize the press cake remaining after oil as a livestock feed. तो livestock feed की तरह भी काम हो गया, ये तो बहुत ही यूजफुल लग रहा है, इसके बारे में जानना चाहिए. The even consume the seeds themselves as a condiment की तरह कंज्यूम भी करते हैं. Niger seed is oil process medicinal property, तो medicinal properties इसके ऑयल में होती हैं, leading to its high demand in commercial sectors as a cosmetic, perfume and related industry. इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सी था, all three were correct. डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज यू नीड टू नो कि इसका एमएसपी होता है, इसका यूज क्या होता है और ट्राइबल इसका यूज करते हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये. आई होप नाउ यू विल नो अबाउट इट. इसके साथ में एक और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ में आता है कि किस किस क्रॉप का एमएसपी होता है और उसके क्या यूजेस वगैरह हैं, ये पूछा जा सकता है. तो एक बार जिन भी क्रॉप्स पे एमएसपी मिलता है उस पर एक बार नजर जरूर मारें. रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2023. इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना. तो इंडिया का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, एरेबल एरिया का मतलब है वो चाइना से ज़्यादा है. और इंडिया के जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस एरिया एक्सेट्रा. और ऐसा एक्चुअली ट्रू है कि इंडिया का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है दैट इज मच मोर, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन, अब तो इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है जबकि एरिया कम है, फिर भी हमने अपना मैक्सिमम एरिया जितना पॉसिबल है उसको हम कल्टीवेशन में कर रखे. चाइना इज ए मच लार्जर कंट्री और इन्होंने जो टोटल एरिया है वो भी कल्टीवेशन में कम है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना. तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, बिकॉज यू वुड एक्सपेक्ट चाइना डेवलपमेंट में आगे है, पर कैपिटा इनकम में आगे है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि चाइना का जो इरिगेशन है वो ज़्यादा डेवलप होगा. बट इट इज सरप्राइजिंग दैट इंडिया में एग्रीकल्चर इरिगेशन के अंदर प्रोपोर्शन के में ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Third, the average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. Now we know कि Indian agriculture की एक प्रॉब्लम है कि प्रोडक्टिविटी कम है, और ये प्रोडक्टिविटी जो है वो ना सिर्फ यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस से कम है बल्कि चाइना से भी कम है. तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इस तरीके से आपके दो स्टेटमेंट सही हैं, यानी बी इज द राइट आंसर. बट ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है. सो दिस इज द थिंग. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. सो एरेबल लैंड इज लैंड प्लाउड और टिल्ड रेगुलरली. तो ऐसा एरिया जो कि रेगुलरली जिस पे कल्टीवेशन होता है उसको हम एरेबल बोलते हैं. इंडिया हैज द मोस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय यूएस. तो सबसे ज्यादा है. इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो, यू शुड नो अबाउट दैट. चाइना एंड ब्राजील. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरेबल लैंड ऑफ द कंट्री, 1.6 million square kilometer, that is in the 50% of the total land, compared to 1 million square kilometer, that is 11% of the total area. So statement 1 is correct. India's higher proportion irrigated land than China. China irrigation cover is 41% compared to that of India's 48%. Hence statement 2 is correct. Third, the average productivity per hectare in Indian agriculture 2.4 ton for rice and 3 ton for wheat, while in China it is 6.7 ton for rice and 5 ton for wheat. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इंडिया के इरिगेशन में जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम है. तो इस तरीके से थर्ड तो गलत था, तो बी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन. हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली. तो ग्राउंडनट, हॉर्स एंड ग्राम में से कौन से हैं जो पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है. एंड मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका जवाब मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में. व्हाट इज द राइट आंसर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर. नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपको अगले यूनिट के साथ जहां मैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बनो आईएएस.